हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव प्रोग्राम और हमने उसे एनालाइज किया था। और एनालाइज करके हमने क्या पाया था कि हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला है बॉटम अप मेथड और दूसरा है टॉप डाउन मेथड। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप डाउन मेथड। और आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप इस वाले वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप मेरा पहला वाला वीडियो को भी देखें, अदरवाइज इस वीडियो को डायरेक्टली समझने में आपको काफी डिफिकल्टी आ सकता है। तो अब हम आते हैं इस वीडियो पे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, टॉप डाउन। और टॉप डाउन का दूसरा नाम है मेमोइजेशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, हम यहां पे याद करते हैं। और याद हम किस चीज को करते हैं, देखिए किसी भी फंक्शन का वैल्यू को अगर मैंने पहली बार कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे कहीं पे याद कर लूंगा। और याद करने के लिए हमें क्या चाहिए, याद करने का मतलब है कि मैं उसे कहीं पे रखूंगा, दैट इज कंप्यूटर साइंस के टर्म में मैं उसे कहीं पे स्टोर करूंगा। और स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए एक डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे आप चाहे तो लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपको लिस्ट का, दैट इज पाइथन लिस्ट का। मेरा डेटा स्ट्रक्चर होगा लिस्ट। और एक चीज आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे रिकर्सिव कोड क्यों लिख रखा है और यहाँ पे रिकर्सन ट्री क्यों बना रखा है। तो मैं इस रिकर्सिव कोड को कन्वर्ट करूंगा टॉप डाउन मेमोइजेशन कोड में, और ये रिकर्सन ट्री मेरा हेल्प करेगा इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये है मेरा लिस्ट। क्या हमें लिस्ट का डायमेंशन और साइज पता है? नहीं पता है। तो ये कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें रिकर्सन ट्री से। तो लिस्ट का डायमेंशन सबसे पहले देखते हैं। हमारे लिस्ट का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हमारा लिस्ट का वही होगा जितना कि वेरिएबल हमारा है यहाँ पे। तो आप देख लोगे फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव कोड में हमारे पास कितना वेरिएबल है, हमारे पास बस एक वेरिएबल, और वो क्या है, n। तो हमारा टेबल का जो डायमेंशन होगा वो होगा 1, दैट इज ये जो मैंने लिस्ट लिया है इसे मैं टेबल इसलिए बोल रहा हूं कहीं कहीं पे क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसे टेबल बोला जाता है। तो ये जो मेरा लिस्ट है इसका डायमेंशन होगा 1, दैट इज एक ये 1D लिस्ट होगा। और अब मुझे पता चल गया टेबल का डायमेंशन, अब मुझे पता करना पड़ेगा टेबल का साइज, दैट इज इस लिस्ट का साइज। तो आपको ये साइज कहां से पता चलेगा, साइज पता चलेगा आपको रिकर्सन ट्री से, ठीक है। देखिए यहां पे कितने यूनिक कॉल हो रहे हैं, तो fib of 1 से लेके fib of 6। तो हमारा n था यहां पे 6 और हमारा टोटल यूनिक फंक्शन कॉल हो रहा है 6, ठीक है। तो बेसिकली यहां से हमारा ये कंक्लूजन होगा कि अगर मेरा दैट इज मैंने अगर इनपुट में पास किया हुआ है n, तो हमारा जो टेबल का साइज होगा वो होगा n+1। n+1 में क्यों ले रहा हूं, यहां पे मैं n+1 ले रहा हूं 0 वाले केस के लिए, दैट इज इंडेक्सिंग में मुझे आसानी हो। दैट इज मान लीजिए मैं fib of 3 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो fib of 3 का वैल्यू मैं रखूंगा थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, ना कि सेकेंड इंडेक्स पे। तो इंडेक्सिंग में आसानी हो इसके लिए मैं टेबल का साइज लूंगा n+1। तो अब हो गया हमारे पास टेबल। और टेबल के बाद हमें क्या चाहिए, देखिए या तो मैं वैल्यू को कर रहा हूं, दैट इज मैं वैल्यू को अपने पाइथन लिस्ट में सेव कर दूंगा, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी तो जरूरी है ना कि हमने इस वैल्यू को पहले कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक आइडेंटिफायर। और देखिए आइडेंटिफायर हमारा क्या होगा, फिबोनाची सीरीज है हमारा 0 1 1 2 3। 0 को आप नेग्लेक्ट कीजिए क्योंकि ये n0 है, ठीक है। 0 फिबोनाची नंबर किसको ही चाहिए होगा। तो फिबोनाची नंबर जो है हमारा वो ये है। क्या हमारा फिबोनाची नंबर कोई निगेटिव वैल्यू ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो अगर मैं आइडेंटिफायर को कोई निगेटिव वैल्यू लो तो क्या ये मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आंसर यहां पे ये है कि ये मेरा काम करेगा। तो मैं यहां पे आइडेंटिफायर लूंगा -1, दैट इज अगर मेरा
इस लिस्ट के किसी भी इंडेक्स पे -1 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उसका वैल्यू पहले से मिला हुआ है, दैट इज मैंने उसे पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये मेरा आइडेंटिफायर का काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं। मैं उस लिस्ट का नाम दे देता हूं टैब और मैं उसे इनिशियलाइज कर दूंगा -1 से, और साइज कितना होगा n+1, तो ये बन गया मेरा मेमो टेबल। ठीक है, अब मेरा मेमो टेबल बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को आके एडिट कर दूंगा। करेक्ट, देखिए इस कोड को कैसे एडिट करके आपको टॉप डाउन कोड बनाना है। जहां जहां पे आप रिटर्न कर रहे हो वहां पे रिटर्न ना करके पहले आप क्या करो, उसे अपने टेबल में सेव कर दो, दैट इज मेमो टेबल में। तो यहां पे क्या है नाम, टैब। तो टैब ऑफ एन में क्या करो, आप इसे सेव कर दो, और नेक्स्ट लाइन में क्या करो, आप उसे रिटर्न कर दो, टैब ऑफ एन। और आप यहां पे भी रिटर्न कर रहे हो तो यहां पे भी क्या करो, पहले सेव कर दो, दैट इज टैब ऑफ एन इक्वल टू 1, और नेक्स्ट लाइन में रिटर्न कर दो 1। ठीक है, और एक चीज, ये तो आपने रिटर्न वाले स्टेटमेंट में चेंजेस किए, आपको एक और चेंज करना पड़ेगा। वो क्या, आपको ये भी तो चेक करना है ना कि मैंने इस चीज को, दैट इज इस फंक्शन कॉल को पहले हैंडल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो वो आप कैसे करोगे, इफ टैब ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस फंक्शन कॉल को पहले हैंडल किया हुआ है, और अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, यहां से रिटर्न कर दूंगा टैब ऑफ एन। तो ये है मेरा फिबोनाची सीरीज का टॉप डाउन कोड, और मैं क्या करूंगा, इस कोड को ड्राई रन करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक और चीज, मैं यहां पे n स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 को डील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कौन इंटरेस्टेड होगा 0 या उससे कम फिबोनाची नंबर जानने में, अनलेस आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग ना कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपको वो चीज करना हो तो सिंपल सा आप केस दे सकते हैं, इफ n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 रिटर्न 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे ड्राई रन करते हैं, और ड्राई रन किसके लिए करेंगे, फिब ऑफ 6 के लिए। तो सबसे पहले फिब ऑफ 6 क्या करेगा, जब ये अपने कॉल पे आएगा तो ये चेक करेगा क्या टैब ऑफ एन में -1 है कि नहीं है। तो ये देखेगा -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अब चेक करेगा क्या n स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, ये भी नहीं है। ठीक है, दैट इज ये भी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज ये कॉल कर देगा फिब ऑफ 5 को, और जैसे ही फिब ऑफ 5 कॉल होगा, फिब ऑफ 5 वापस से क्या करेगा, सेम चीज करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा क्या टैब ऑफ 5 अपडेटेड है कि नहीं। तो टैब ऑफ 5 भी अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो फिर ये वाला कंडीशन चेक करेगा, इफ n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, तो ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर कंट्रोल यहां पे आ जाएगा, दैट इज ये कॉल कर देगा फिब ऑफ 4 को। अब सेम काम फिब ऑफ 4 करेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, कंट्रोल इस वाले लाइन पे आएगा, और ये कॉल कर देगा पहले फिब ऑफ 3 को। और एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे फिब ऑफ 6 के लिए फिब ऑफ 5 कॉल होगा, ये अपना आंसर ढूंढने के लिए चला जाएगा, और फिब ऑफ 4 दैट इज इसका दूसरा पार्ट वो होल्ड पे रहेगा। और एक चीज, अब हम यहां पे आ जाते हैं, फिब ऑफ 3 क्या करेगा, जब अपने इक्वेशन पाएगा तो पहला कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, फिर ये इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ये क्या करेगा, फिब ऑफ 2 को कॉल कर देगा, और जैसे ही फिब ऑफ 2 कॉल होगा, ये वाला तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, टैब ऑफ n में, दैट इज टैब ऑफ 2 में क्या करेगा, पहले तो ये 1 अपडेट कर देगा, और नेक्स्ट लाइन में यहां से 1 रिटर्न हो जाएगा। करेक्ट, अब फिब ऑफ 3 को अपना पहला पार्ट मिल गया, तो फिब ऑफ 3 क्या करेगा, कॉल करेगा फिब ऑफ 1 को, और जैसे ही फिब ऑफ 1 कॉल होगा, ये अपने कॉलिंग पे जाएगा, दैट इज सबसे पहले ये वाला कंडीशन चेक करेगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स, तब ये वाली कंडीशन पाएगा, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और जैसे ही ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, वैसे ही क्या होगा, यहां पे 1 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और 1 रिटर्न हो जाएगा, दैट इज
ये वाला लाइन चलेगा हमारा, टैब ऑफ एन में 1 अपडेट हो जाएगा और उसके बाद 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, fib ऑफ 3 को, दैट इज जब fib ऑफ 3 के लिए चला था तो fib ऑफ 2 और fib ऑफ 1 का आंसर मिल गया है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों का सम करके पहले टैब ऑफ n में अपडेट करेगा। दैट इज यहां पे क्या करेगा, 2 अपडेट कर देगा और नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, टैब ऑफ 3 को रिटर्न करेगा। 3 पे क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 रिटर्न हो जाएगा। दैट इज fib ऑफ 3 2 रिटर्न कर देगा fib ऑफ 4 को, और fib ऑफ 4 क्या करेगा, उसके बाद कॉल कर देगा fib ऑफ 2 को, और fib ऑफ 2 क्या करेगा, सबसे पहले जाके ये कंडीशन चेक करेगा, क्या टैब ऑफ n अपडेटेड है। तो यहां पे आप देख रहे हैं टैब ऑफ n अपडेटेड है, तो ये क्या करेगा, यहां से वैल्यू उठाएगा और रिटर्न कर देगा। दैट इज 1 रिटर्न कर देगा। फिर fib ऑफ 4 क्या करेगा, इन दोनों का सम करेगा और दैट इज ये वाला लाइन 4 यहां पे 3 अपडेट कर देगा और नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, 3 रिटर्न कर देगा fib ऑफ 5 को। तब fib ऑफ 5 क्या करेगा, fib ऑफ 3 को कॉल करेगा, और जैसे ही fib ऑफ 3 कॉल होगा सबसे पहले ये वाला चीज चेक करेगा, दैट इज टेबल में अपडेटेड है कि नहीं है। तो ये देखेगा कि यहाँ पे अपडेटेड है, दैट इज -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अपडेटेड है। तो यहां से क्या करेगा, ये 2 रिटर्न कर देगा, और जैसे ही 2 रिटर्न हुआ fib ऑफ 5 को अपना दोनों आंसर मिल चुका है। तो fib ऑफ 5 क्या करेगा, पहले तो इन दोनों का सम कर देगा और इस टेबल में अपडेट कर देगा। तो आप देख रहे होंगे 5 अपडेटेड हो गया और उसके बाद 5 रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न हो गया। अब उसके बाद fib ऑफ 6 क्या करेगा, अपने दूसरे पार्ट को कॉल करेगा, दैट इज fib ऑफ 4 को, और सबसे पहले तो यहां पे चेक होगा कि fib ऑफ 4 का वैल्यू मैंने पहले निकाला है कि नहीं, दैट इज ये वाला कंडीशन चेक। तो ये पाएगा कि मैंने निकाला हुआ है, तो 3 यहां से रिटर्न हो जाएगा, और fib ऑफ 6 क्या करेगा, इन दोनों का सम करके पहले इसे अपडेट कर देगा और नेक्स्ट लाइन में इसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा टॉप डाउन ट्री। अब हम क्या करते हैं, इस ट्री का एनालिसिस करते हैं। तो इस ट्री में कोई भी फंक्शन ज्यादा से ज्यादा कितने बार कॉल हो रहा है, 2 बार। एग्जांपल ले लीजिए fib ऑफ 3 का, fib ऑफ 3 को या तो fib ऑफ 4 कॉल करेगा या तो fib ऑफ 5 कॉल करेगा। वैसे ही fib ऑफ 4 को या तो fib ऑफ 5 कॉल कर रहा है या तो fib ऑफ 6 कर रहा है। इसे इससे ऊपर वाला वैल्यू नहीं करेगा। मान लीजिए अगर मैंने fib ऑफ 8 को कॉल किया होता तो इसे fib ऑफ 7 या fib ऑफ 8 कॉल नहीं करता, इसे बस fib ऑफ 4, fib ऑफ 5 या fib ऑफ 6 कॉल करता। दैट इज किसी भी फंक्शन को जो है अधिक से अधिक हम टॉप डाउन ट्री में 2 बार कॉल कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल यहां पे होगा 2 है। तो यहां पे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये ऑर्डर ऑफ n है, और हमारा रिकर्सिव का कितना था, 2 टू द पावर n। ठीक है, दैट इज एक्सपोनेंशियल था वो, और हमने एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम को मेमोराइजेशन यूज करके कन्वर्ट कर दिया है एक लीनियर प्रोग्राम में। तो हमारा ये अचीवमेंट होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करके। और यहाँ पे हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 1D लिस्ट यूज कर रहा हूं जिसका की साइज है n+1। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। और मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं, और आप इसका आंसर मुझे दे कमेंट में। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले बॉटम अप कोड।